Okay, hello everyone, welcome to the YouTube channel of Enjoy Career Point. So I am Vinesh Sharma and I am a mentor of Mechanical Engineering. So आज मैं आपके पास यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है गेट, उसके बारे में कुछ आपके पास अपडेट प्रोवाइड करने यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली गेट 2024 पेपर आपके पास यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, जिसपे आपके पास इंजॉय करियर पॉइंट के काफ़ी बच्चों ने आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे सिलेक्शन भी आपके पास यहाँ पे रैंक भी आपके पास गेन करा है। तो इसी के रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे मैं आपके पास कुछ जो अपडेट प्रोवाइड करने आ रहा हूँ वो है गेट 2025 की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपके पास हल्की सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे गेट जो एग्ज़ाम है वो क्यों इंपॉर्टेंट सबसे पहले है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे कब से बैच को स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है, उसके बारे में कुछ मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम एक टॉपिक, छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करें गेट की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो जैसे आप सबको पता है कि गेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब में अप्लाई करने के लिए, PSUs में आपके पास अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे हायर स्टडीज़ करने की, आपके पास यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट में, रिसर्च फील्ड में जाने की, ठीक है, काफ़ी सारी आपके पास यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है गेट का एग्जाम, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है गेट स्टूडेंट आपके पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो अपने करियर को बहुत आपके पास ज़्यादा वाइड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें गेट एग्जाम लेवल की, तो गेट का एग्जाम लेवल जो है इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। जैसे कि अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स के अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है कि गेट बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेट बहुत ही आपके पास यहाँ पे ईजी एग्जाम है, ठीक है ना। मैं बहुत इजी भी नहीं से बोल सकता, आपके पास एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, ठीक है, जिसको आप अच्छे से अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी करते हो तो आप बड़े आराम से इसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बैच की अनाउंसमेंट की, तो आपके पास यहाँ पे आप जैसे आप देखोगे गेट 2025 जो है वो आप फरवरी में आपके पास यहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है, और इस टाइम ये चल रहा है अप्रैल 2024। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करें तो आपके पास सफिशिएंट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है स्टडी करने के लिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को कैरी आउट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे यूरोपीडिया या इंजीनियरिंग करियर पॉइंट जो है वो आपके पास नए बैच अनाउंस कर रहा है रिगार्डिंग गेट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास जो गेट की बैच की जो अनाउंसमेंट आपके पास जो होने वाली है वो सिर्फ आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं 1st, 2nd एंड 3rd वीक ऑफ जून 2024, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 1st, 2nd एंड 3rd वीक ऑफ यहाँ पे आपके पास नए बैच स्टार्ट होंगे। तो अगर आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी एनरोल करना चाहते हो तो आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्वेरी, अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो आपके पास यहाँ पे सेक्टर 34 में, ठीक है, आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डिटेल, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ओके, सो अब आपके पास यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक नए आपके पास टॉपिक की। जैसे आपको मैं एक हल्का सा ओवरव्यू प्रोवाइड करूँगा आज हीट ट्रांसफर के रिगार्डिंग। जैसे अगर आप बात करोगे, जैसे देखिए ना, अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे आज से कुछ साल पहले मिसकंसेप्शन था कि आपको 70 to 80 नंबर चाहिए, अगर तभी आप PSU में जा सकते हो। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 40 to 50 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो भी काफ़ी सारी आपके पास वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, और आपके पास कुछ PSU भी आपको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, जैसे कि आप अभी कुछ बच्चों ने जो गेट 2024 क्लियर करा है, ठीक है, तो उनका जो गेट 2024 का जो स्कोर है वो 2025 में अगर कुछ PSU रिक्रूट करते हैं तो आपके पास वहाँ पे भी वैलिड होगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखो कि आपका जो गेट का स्कोर है वो 1 साल तक वैलिड रहता है। वैसे अगर हम बात करें तो रिसर्च फील्ड के लिए 3 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ PSU ऐसे हैं जो कि लेट रिक्रूट करते हैं। तो लेट रिक्रूटमेंट अगर हो रही है तो उसके रिगार्डिंग वो आपके पास यहाँ पे प्रीवियस के गेट की बेसिस पे आपके पास रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास, ऐसे में अगर देखोगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी क्रिएट आपके पास यहाँ पे करता है गेट एग्जाम। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे ये था कुछ हल्का सा ओवरव्यू। अब मैं आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ कि ओवरऑल कैसे आपके पास यहाँ पे स्टडी होगी, ठीक है, कैसे आपको सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, और एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक हीट ट्रांसफर के रिगार्डिंग अब हम वो देखेंगे। तो इस केस में अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो आज मैं आपके पास यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो एक सिंपल सा टॉपिक है हीट ट्रांसफर का, उसकी मैं आपको बेसिक कवर अप करूँगा। तो जैसे कि हम बात करें हीट ट्रांसफर का मतलब होता क्या है, जैसे कि यार आप देखोगे ना, हीट ट्रांसफ़र कुछ नहीं है, एक मोड है एनर्जी ट्रांसफ़र का, जिसमें आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है,
ठीक है ना। अब आपके पास जब एक बॉडी एक सिस्टम से सराउंडिंग में जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो डिफरेंट मोड्स हम यहाँ पे हमारे पास होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 मोड आपने जनरली पढ़े होंगे, ठीक है ना। आप सुनते हो कि भाई कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 मोड है, इनके थ्रू आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन दी वन बॉडी एंड दी अदर बॉडी, ठीक है। तो अब आपके पास हम यहाँ पे इसमें से कंडक्शन पार्ट का जो बेसिक्स है, ठीक है, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ फिर आपके पास कुछ एग्जाम प्रीवियस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, उसको हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स में भी आप हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हो, आप यहाँ पे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब आपके पास यहाँ पे स्टडी हम जो करते हैं तो वो आपके पास अगर आप देखोगे उसमें सिर्फ हम यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट की बात करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। लेकिन जब हम बात करें हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर में कभी भी हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट की बात नहीं करते, हम हमेशा एक रेट वर्ड को इंक्लूड करते हैं। रेट वर्ड का मतलब हुआ कि आपके पास जो हीट आपके पास यहाँ पे जो मूव कर रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो किस रेट से मूव कर रही है, ठीक है ना। मतलब कि एक पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। इसकी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होती है बेसिकली। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जैसे सबसे पहले हम कंडक्शन की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक कंडक्शन की हम बात करेंगे क्योंकि तीन डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। तो कंडक्शन मोड क्या है सबसे पहले उसको देखेंगे, बाकी रिमेनिंग बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करें कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, देखो कंडक्शन का मतलब है एक ही सिंपल बॉडी के अंदर, जैसे मान लो एक सिंपल सा पेन है मेरे पास, अगर मैं इस बॉडी को एक एंड से हीट अप करता हूं तो एक एंड से हीट कैसे ट्रांसफर कर रही है दूसरे एंड तक, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, जो कि बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो कंडक्शन बेसिकली है ये आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट है बिटवीन दी टू बॉडीज और एक सिंगल बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास आप यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हो, इस केस में कुछ नहीं है, मेरे पास एक सिंपल सी मेटेलिक रोड है, एक रोड है जैसे कि, ठीक है। अब इस रोड को अगर मैं एक एंड से हीट अप करना शुरू करूं तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपके पास यहां से ये हीट अप होगा और यहां से ये हीट अप ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब आप इसे हीट अप कर रहे हो एक एंड से, ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड के बीच में क्या होगी, ट्रांसफर होगी, फ्लो ऑफ हीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही आपके पास अगर हम बात करें, इसी को हम कहते हैं कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बेसिकली कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एक सिंगल बॉडी के अंदर वन पार्ट से डिफरेंट पार्ट में होगा, या फिर आपके पास दो बॉडीज के बीच में जो कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में आपके पास यहाँ पे होता है। यहाँ पर अब आपके पास जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू दी मॉलिक्यूल्स होता है जनरली अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है, ठीक है, रीजन जो है आपके पास यहाँ पर है हीट ट्रांसफर का, वो हमारे पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड आपके पास मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी मेटल या नॉन मेटल्स हमारे पास है, ठीक है ना, जब आप देखोगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे एक एंड को अगर गर्म करूँगा तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली आपके पास मेटल्स के अंदर मूव कर जाते हैं। तो जब आपके पास हाई टेम्परेचर का इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव करने की कोशिश करेगा तो वो हीट को भी अपने साथ डिसिपेट या एनर्जी को ट्रांसफर करेगा एक एंड से दूसरे एंड पे। इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है ना, वैसे अगर आप जैसे देखोगे ना तो आपके पास जो कंडक्शन है ये सॉलिड, ये लिक्विड और आपके पास यहाँ पे गैस, इन तीनों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तीनों के तीनों आपके पास फेसेस में आपको कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रीडोमिनेट आपके पास होगा वो सॉलिड्स में ज़्यादा होता है आपके पास। यहाँ पर लिक्विड और गैसेस में इतना ज़्यादा ये आपका डोमिनेट नहीं करता, वहाँ पे अदर मोड ऑफ आपके पास यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो के अंदर जो फोकस रहेगा वो सिर्फ सॉलिड की आपके पास यहाँ पे रहेगा। तो इस केस में देखना, जैसे कि अगर आप देखोगे डायग्राम में, दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे एक एंड को अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो आपके पास एक एंड पे जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, एक एंड टू सेकेंड एंड। तो उसके थ्रू आपके पास यहाँ पे एनर्जी को भी ट्रांसफर करेंगे अपने साथ। इसी के साथ
अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एटम्स जो है वो आपस में क्लोजली अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास, अब अगर हम यहाँ पे एक एंड को हीट अप करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस केस में हमारे पास जो यहाँ पे जो ये जो आइटम है ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट होगा अपनी जगह पे। तो जब आपके पास यहाँ पर ये वाइब्रेट होगा तो ये जो वाइब्रेशन है ये आपके पास अदर इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम यहाँ पे किसी चीज़ को हीटअप कर रहे हैं उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। सेकेंड चीज़, हीटअप करने से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, और ये जो वाइब्रेशंस है ये फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है ना। आपका वो इस ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास यहाँ पे जो मूव कर रही है, एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट, उनकी वजह से भी एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र के अंदर। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इस केस में थोड़ा अगर मैं आपको और डिटेल में हल्का सा एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहाँ पे हीट अप कर रहा हूँ तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बढ़ेगा, साथ में आपका लेटेस्ट वाइब्रेशंस भी बढ़ेगी, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपके पास मेटल्स में 2/3 ऑफ टोटल हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और आपके पास रिमेनिंग मॉलिक्यूलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो 1/3 अमाउंट ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो बाय मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से की वजह से आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे करेगा। इसी वजह से आप देखोगे आपके पास जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके पास काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अबेंडेंट नंबर में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। तो नॉन मेटल क्या हुए, मेरे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट आपके पास यहाँ पे होते हैं जनरली एज कम्पेयर टू मेटल्स को, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर नेक्स्ट चले तो ये तो हो गया हल्का सा आपके पास कंडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को स्टडी करने के लिए कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो गवर्निंग लॉ हम जो यूज़ करते हैं हीट कंडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे पास हुआ फोरियर लॉज ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। इसका यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। डिफरेंट आपके पास जो मोड्स हैं, हर एक मोड में डिफरेंट लॉज होंगे। जैसे रेडिएशन की बात करें स्टीफेंस लॉ आपके पास यहाँ पे होता है। अगर आप बात करोगे इसकी कन्वेक्शन की तो वहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास होगा, ठीक है। डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट कंडक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास अगर आप फोरियर लॉ को स्टडी करना चाहते हो तो कुछ अजम्पशंस हमारे पास डिफाइंड है। उन अजम्पशंस को सबसे पहले आपको क्लियरली आपके दिमाग में अजम्पशंस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग में हम कोई भी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है असम्पशंस को क्लियर करना। असम्पशंस क्लियर है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि मुझे किस ढंग से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे असम्पशंस की बात करें तो सबसे पहले असम्पशन आप लेके चलते हो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ हमारे पास कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा भी क्या होता है। नेक्स्ट असम्पशन है आपके पास यहाँ पे वन डायरेक्शनल, सेकंड आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल, नो इंटरनल हीट जनरेशन एंड कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड अ लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल। ये 4-5 असम्पशंस हम लेके चलते हैं फोरियर लॉ के अंदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप अज्यूम करो ये एक सिंपल सा फिजिकल सिस्टम मेरे पास दे रखा है, कोई भी रैंडम, ठीक है। एक सिंपल सी स्लैब है, आप देख सकते हो। इस स्लैब के लेफ्ट साइड पे, इस पूरी पूरे लेफ्ट साइड पे जो टेम्परेचर मेंटेन है वो लेट अस से T1 टेम्परेचर मेंटेन है, T1, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें जो राइट साइड मेरे पास है, यहाँ पर राइट साइड, यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन है ये T2 टेम्परेचर मेंटेन है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे डायग्राम के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली उसने मेंशन कर रखा है कि जो T1 है मेरे पास वो क्या है, वो ज़्यादा है T2 के,
ठीक है ना। तो इस केस में अगर आपके पास T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है तो हमेशा हीट कहाँ से फ्लो करेगी, हमेशा हीट हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी आपके पास, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा सोचने वाला काम ही नहीं है, हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो अब इस केस में देखो अजम्पशंस का मतलब क्या हुआ। देखो सबसे पहली अजम्पशन है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है आपके पास जो भी हीट ट्रांसफर कर रही है लेफ्ट साइड से, वही हीट आपके पास राइट साइड से एग्जिट करेगी। मतलब क्या हुआ कहने का, अगर मेरे पास एक सिंपल सी स्लैब है यहाँ पर, तो जितनी हीट आपके पास लेफ्ट साइड से एंटर करेगी, आपके पास हर एक सेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। आपके पास हीट इनपुट और हीट रिजेक्शन सेम है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, टाइम के साथ कुछ चेंज आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर हीट रेट सेम है तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा मेरे पास, वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 मेंटेन है, यहाँ का टेम्परेचर T2 मेंटेन है मेरे पास, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर सेम रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होने वाले। आइसोथर्मल सर्फेसिस आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास। अब आपके पास अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, वन डायरेक्शनल हीट फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या है, जब आप अज्यूम कर रहे हो कि लेफ्ट साइड का टेम्परेचर T1 है और राइट साइड का टेम्परेचर T2 है, तो हमेशा जो हीट फ्लो करेगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही करेगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, ये इंसुलेटेड सरफेस है टॉप का, ठीक है ना। अगर आपके पास यहाँ मैं बोलूँ कि भाई आपके पास टॉप पे टेम्परेचर डिफरेंट है और बॉटम पे डिफरेंट है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हीट ऊपर नीचे भी फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पे जब आप कह रहे हो वन डायरेक्शनल, तो मतलब कि हीट जो फ्लो करेगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करेगी यहाँ पे। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें यहाँ पर नेक्स्ट अजम्पशन पे, नेक्स्ट अजम्पशन आपको यहाँ पे बोल रही है सिंपल सा कि हमारे पास आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल है। आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल, देखो ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी आप सॉम में करते हो बहुत ज़्यादा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल डिफाइन करने से आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी हर एक डायरेक्शन पे, ठीक है। हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन पे सेम रहने वाली है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। मतलब कि जैसे सिंपल सा मटेरियल है मेरे पास, हर एक मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है स्लैब की वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है ना। वो अगर आप चाहे यहाँ पे टॉप में देखो चाहे बॉटम पे देखो, आपके पास हर पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन के अलोंग जो थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी। ये मतलब है अजम्पशन नंबर 3 का, ठीक है। एंड फोर्थ वन, नो इंटरनल हीट जनरेशन। मतलब कि इसमें जो हीट फ्लो कर रही है, सिर्फ ये बॉडी अपने आप कोई हीट को जनरेट नहीं कर सकती, इसमें किसी तरह का हीट सोर्स नहीं है जनरेट करने का, ठीक है ना। जैसे कोई हीटर वगैरह यहाँ पे नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलो इसका तो हम बाद में मतलब देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये 4 आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है। जैसे ही आपने 4 अजम्पशंस डिफाइन करी, आपका एनालिसिस बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे इसे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक लेटर से अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक सिंपल सी स्लैब थी, ठीक है, जिसकी थिकनेस मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर वो है L के इक्वल, और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है लेटर से T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने क्या करा, एक छोटा सा मैं सेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ x डिस्टेंस पे, जिसकी थिकनेस कितनी है मेरे पास dx है, यहाँ पे थिकनेस है इसकी। तो अब इस केस में अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ क्या बोलता है आपके पास कि जो हीट ट्रांसफर होगा मेरे पास, हीट ट्रांसफर Q, वो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, जैसे आप देखो जब हीट फ्लो कर रही है इस छोटे से एलिमेंट के अंदर, यहाँ से जितनी हीट आपके पास एंटर करेगी उतनी हीट यहाँ से निकलनी चाहिए। अभी हमने अजम्पशन डिफाइन करी, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर जब एक एंड से दूसरे एंड पे जब हीट ट्रांसफर कर रही है, तो आपके पास एक टेम्परेचर ड्रॉप होगा,
वो एक छोटे से dx डिस्टेंस में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ये मेरे पास एक टेम्परेचर ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे डिफाइन हमने कर दिया dt बाई dx। तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाई dx। ये हमारे पास फर्स्ट कि हमने कंडीशन डिफाइन करी कि जो q है जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे होगा। सेकेंड केस, आपके पास यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया परपेंडिकुलर टू दी हीट फ्लो। तो आप देख सकते हो अगर आपके पास हीट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फ्लो कर रही है तो हम एरिया कौन सा कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर, वर्टिकल एरिया। ठीक है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्लब कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, Q इक्वल टू, जस्ट वेट अ मिनट, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है हल्का सा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे Q क्या बन गया हमारे पास, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू dt बाई dx, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन करा k। ठीक है, तो आपके पास, और हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो फाइनल रिलेशनशिप मेरे पास बना, ये क्या है बेसिकली, ये है आपके पास फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो इस केस में अब देखो एक एक करके टर्म्स को रिवाइज करो। dt बाई ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है अलोंग दी dx थिकनेस जब हीट ट्रांसफर हो रही है। a रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पे कि जो भी सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्शन में कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे कर रहा है, मतलब कि हीट फ्लो के परपेंडिकुलर कितना अमाउंट ऑफ एरिया प्रेजेंट है, वो है मेरे पास यहाँ पे a। एंड आपके पास k को हमने डिफाइन करा है एज अ कांस्टेंट, जो कि जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पर। वैसे अगर हम बात करें ना, थर्मल कंडक्टिविटी आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई जो मटेरियल है उसके पास कितनी एबिलिटी है हीट को कंडक्ट होने की। तो मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास एक मेटेलिक रोड है, एक मेटल की रोड है, एक प्लास्टिक की रोड है, ठीक है ना। तो जो मेटल की रोड होगी उसको जब मैं हीटअप करूंगा एक एंड से तो उसका दूसरा एंड बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा, मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है मेटल की, तभी आपके पास हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इजीली क्या हो गई, फ्लो हो गई। लेकिन अगर आप बात करो सेकंड प्लास्टिक बॉडी की, मान लो जैसे प्लास्टिक की बॉडी है ये, तो अगर मैं इसे हीटअप कर रहा हूँ एक एंड से, तो प्लास्टिक जो है नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल के केस में आपके पास कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाने के कारण इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके पास यहाँ पे जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों यहाँ पे यूज़ करा, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या एक्चुअली में। देखो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जब भी हीट ट्रांसफर कर रही है वो हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर कर रही है, हाई टू लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे dt बाई dx की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आएगी, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T2 वो कम है इनिशियल टेम्परेचर T1 के। तो ऐसे में आपके पास यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, नेगेटिव साइन का यूज़ करा है, जिससे कि जो हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, ये तो आपके पास हो गया फाइनली फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। अब आपके पास यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। अगर ये समझ गए ना इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, तो पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर समझ गए, फिर तो बचा ही कुछ नहीं आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे है क्या, अब देखते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास थर्मल की प्रॉब्लम या हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा स्लैब है, स्लैब के यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, ठीक है, और आपके पास हीट कंडक्ट हो रही है। तो अभी हमने क्या देखा कि भाई अगर मुझे यहाँ पर कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है तो बाय मीन्स ऑफ फोरियर लॉ निकाल सकता हूँ। तो बाय मीन्स ऑफ फोरियर लॉ Q क्या होना चाहिए, माइनस KA dt बाई dx होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये तो एक छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए था। तो चलो अब आपके पास इसे इंटीग्रेट करो, तो अगर आपके पास इसे सॉल्व थोड़ा सा करें अगर हम, तो क्या बनेगा, ऐसी बनेगा। देख सकते हो आपके पास आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल एज्यूम करने से कंडक्टिविटी कांस्टेंट, स्लैब का जो एरिया है वो कांस्टेंट है, एरिया हर एक पोर्शन हर एक जगह पे सेम है एरिया, टेम्परेचर वेरी कर रहा है हर जगह, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन की वजह से Q की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। dx एलिमेंट की जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, वो कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा आपके पास, मैं चलो डायरेक्टली मैं इसका रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि क्या रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे आपके पास डायरेक्ट रिलेशन बनेगा Q इज इक्वल टू KA, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, चलो अब थर्मल सर्किट बनाते हैं इसका। मान लो जैसे एक सिंपल सी वायर है मेरे पास, ठीक है ना, इस वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है I, तो उसका अगर मुझे थर्मल सर्किट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस E1 E2, ठीक है, आपके पास वायर में से करंट फ्लो कर रहा है I और उसके कोरस्पॉन्डिंग वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा RE मेरे पास। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो ना कि आपके पास जो वोल्टेज है वो क्या चीज़ है, वो I और R का प्रोडक्ट है। सेम इसी को कंपेयर करेंगे आपका थर्मल प्रॉब्लम से, ठीक है ना। अब हुआ क्या, सिंपल वायर में करंट फ्लो करता है, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम में देखोगे क्या फ्लो कर रही है, हीट फ्लो कर रही है एक एंड से दूसरे एंड, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पर हीट फ्लो कर रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो देख लो T1 T2 क्रिएट कर दिया, करंट की जगह आपके पास हीट फ्लो कर रही है, ठीक है ना, और आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, थर्मल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखकर जो Q मेरे पास है वो एनालोगस है किसके, करंट के। आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस एनालोगस है किसके, वोल्टेज डिफरेंस के। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जिस तरह से आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आपके पास यहाँ पे लिख सकते, इस प्रॉब्लम को लिख सकते हो, फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हो, सेम इस वे में हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखोगे वोल्टेज इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस, इट शुड बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या आया मेरे पास यहाँ पर, सॉरी, थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा T अपॉन Q, ठीक है। तो अब आपके पास इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करो, डेल्टा T आपके पास आ गया T1 बाई T2, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय Q, ये क्या होगा, इस फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे ये होगा L अपॉन KA के इक्वल। तो मतलब क्या हुआ कहने का, देखो ध्यान से देखो, जिस तरह से वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम फ्लो करेगा। सेम केस में अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी मटेरियल की तो आपके पास हीट फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। मतलब थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी मेरे पास, आपके पास हीट ट्रांसफ़र उतना ही कम होगा। आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास ये जो रोड है अगर ये बहुत बड़ी लेंथ की होती, ठीक है ना, तो एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफर होने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को सबको समझना है। सेम केस में अगर आपके पास ये रोड प्लास्टिक की होती तो अगर एक एंड को गर्म कर रहा हूँ तो दूसरा एंड गर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि हीट फ्लो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, ड्यू टू आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते हैं हीट ट्रांसफ़र के अंदर वो बाय क्रिएटिंग दी थर्मल सर्किट ही आपके पास यहाँ पे सॉल्व होती है, ठीक है। चाहे कंडक्शन देखो, चाहे कन्वेक्शन देखो, चाहे आप रेडिएशन देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास ये होता है यहाँ पर। चलो, तो ये था कुछ टॉपिक आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इसी से रिलेटेड
कौन कौन से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर गेट में, ये गेट के ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बस 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि गेट किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके पास देखेंगे कितना जल्दी, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे फ्रेम होते हैं यहाँ से इस टॉपिक से। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है, द टेम्परेचर वेरिएशन अंडर द स्टेडी स्टेट कंडक्शन across a composite slab of 2 material with thermal conductivity K1 and K2। तो बेसिकली एक सिंपल सी स्लैब दे रखी है जो कि कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे एक स्लैब है जिसकी कंडक्टिविटी K1 है, यहाँ पे है K2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स गुड, ठीक है ना। तो ग्राफ को देख के जस्ट बाय लुकिंग दी डायग्राम हमें आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अब किस थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, देखो इस चीज़ को देखो, लेट अस से ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, ये टेम्परेचर है T3, ठीक है। अभी देख सकते हो क्या इस ग्राफ को, इस डायग्राम को देख के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि T1 और T2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है ना। और T2 और T3 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपके पास यहाँ पे इस एंड का और इस एंड का टेम्परेचर सेम है, मतलब जो हीट फ्लो मेरे पास कर रही है स्टेडली वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से कर रही होगी, मतलब आपके पास हीट बहुत फास्ट रेट से तो नहीं, ईजिली कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास देखोगे सेम अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए आपके पास यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी मुश्किल होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे अगर आप फोरियर लॉ की हम बात करें, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी आपके पास इरेजर, तो जैसे अभी आपने देखा Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx। तो जब आपके पास हमने डिफाइन कर दिया स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, मतलब Q क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। एरिया तो चलो कांस्टेंट ही है आपके पास यहाँ पे, तो हमारे पास K इंटू डी टी बाई डी एक्स का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स जो आ रहा है मेरे पास 1 का, वो कम है एज कंपेयर टू डी टी बाई डी एक्स ऑफ 2। यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा है ना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह से जो आपके पास देखोगे जो कंडक्टिविटी है K2 की वो क्या हो जाएगी, K1 के कंपेरेबल कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर ये आपके पास एक मेटालिक की बार होती तो इसको अगर आप गर्म कर रहे हो इस एंड को, तो ये एंड आपके पास क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, क्लोज होगा बिल्कुल, ठीक है ना। हीट ईजिली डिसिपेट कर जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर यही सेम रोड प्लास्टिक की होती तो अगर आप हीट अप कर रहे हो तो आपके पास इस एंड का टेम्परेचर कम होगा, क्यों, कंडक्टिविटी कम है, ठीक है ना। मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हो। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपके पास ए यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर होगा। देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन को फिर डायग्राम को देखो, आंसर को मार्क करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्लो थ्रू अ कंपोजिट स्लैब एज शोन इन द फिगर बिलो, द डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 1 मीटर, डेप्थ दे रखी है 1 मीटर के इक्वल, और आपके पास द के वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस मेरे पास होता है वो क्या चीज़ है, L/KA ऐसे निकालते हो, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ना मल्टीपल मटेरियल है, कंपोजिट बार है, एक तरह से कंपोजिट स्लैब है, और आपके पास आपका मटेरियल भी थिकनेस भी डिफरेंट है, एरियाज भी डिफरेंट है, और आपके पास थिकनेस, आपके पास यहाँ पे कंडक्टिविटी भी डिफरेंट है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि थर्मल रेजिस्टेंस और आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल एनालॉगस है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपके पास जिस तरह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट स्टडी करते हो सीरीज़ में, पैरेलल में, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है। मतलब कि अगर सीरीज़ में है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होंगे वो सिंपली क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास पैरेलल में है तो कैसे ऐड होंगे,
इस ढंग से आप एड अप करोगे। तो यही सेम हमें चीज़ यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले देखो, समझो इस चीज़ को, हीट लेफ्ट साइड से फ्लो कर रही है टूवर्ड राइट साइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एक करके सारे के सारे पोर्शन का थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट लैब को अगर कंसिडर करेंगे T1, लेटर से T1 में अज्यूम कर रहा हूँ, और आपके पास ये जो बीच का टेम्परेचर है लेटर से वो T2 है, अज्यूम कर रहे हैं। तो आपके पास एक थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पर आया R1, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे आपके पास इसका एक रेजिस्टेंस होगा। अब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि हीट हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है। तो आपके पास R2 और यहाँ पे R3 क्या होंगे, मेरे पास एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर आ गया T3, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 3 रेजिस्टेंस है, 3 डिफरेंट मटेरियल है, तो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओवरऑल निकालना है। तो आपके पास पहले हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर R1 के साथ कंबाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। बस हो गया क्वेश्चन फिर सॉल्व। तो आपके पास एक एक करके सारी की वैल्यूज़ आप निकालोगे पहले तो मैं आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल देता हूँ। जैसे कि R1 की वैल्यू, R1 क्या होगा, थिकनेस डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब देखो आपके पास इस पोर्शन की जो हाइट है वो है 1 मीटर, और डेप्थ को मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगेन 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास 1 × 1 कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 25। सेम केस में अगर हम R2 की वैल्यू निकाल लें, R2 क्या होगा, आपके पास इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 0.25, और आपके पास इसकी कंडक्टिविटी कितनी है 0.1। सबसे पहले तो जीरो पॉइंट टू फाइव 0.1, और आपके पास इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है सिर्फ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे 0.125 आ जाएगा। हाफ से डिवाइड कर रहे हो ना, सॉरी 0.5 आएगा, 25 नहीं 0.5। सॉल्व करोगे इसे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 के इक्वल आ जाएगी। और आपके पास सिमिलरली अगर मैं R3 की वैल्यू को निकालता हूं, ठीक है, तो R3 की थिकनेस 0.25, आपके पास कंडक्टिविटी 0.04, आपके पास थिकनेस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आएगा आपके पास, ठीक है। सॉल्व करोगे इसका, आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कुछ। तो इसका अगर आंसर आप निकालते हो तो इसका आंसर आएगा 0.02, और आपके पास 0.02 के आसपास, 0.125 के आसपास है, आ रहा होगा मे बी, या 1.25 के आसपास आ रहा होगा इसका आंसर। इसको एक बार चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। अब देखो R1, R2, R3 आपने निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा अभी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अब देखो कंबाइन कैसे करेंगे, ओवरऑल कैसे निकालेंगे। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। जैसे ही आपने R इक्विवेलेंट यहां पे निकाला इन दोनों का, ये जो थर्मल सर्किट है मेरे पास, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा सिंपल इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा।
और आप देख सकते हो जब दो सीरीज में लगे हो तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास हो गया R1 प्लस R इक्विवेलेंट। कुछ नहीं करा, पहले आपके पास पैरेलल फिर आपके पास सीरीज, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी बहुत सिंपल वे में आप सॉल्व इसे कर सकते हो बाय कन्वर्टिंग इनटू दी थर्मल सर्किट हेयर, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये टॉपिक यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास कंसेप्ट था कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और उसके रिलेटेड कुछ आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें, चलो, तो आपके पास यही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो देखो आपके पास गेट के लिए सिर्फ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इस ढंग से आपके पास फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको हल्का बेसिक नॉलेज भी है टॉपिक की तो भी आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियोस, ओके। तो फिर मैं आपको एकदम से एक बार फिर से अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हो गेट के बैच को, तो आपके पास अब यहाँ पे SCO 134 1636 में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, जो कि 3rd फ्लोर पे है, सेक्टर 34 चंडीगढ़ में, ठीक है ना। या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपनी जो भी क्वेरी या जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बार दे रखी है 2, आपके पास कंडक्टिविटी डिफरेंट है। अब आपसे पूछा हुआ है कि भाई इस केस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या होगा। देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपने करा, एक चीज़ तो कंफर्म है, इसका जो स्लोप है वो थोड़ा कम है, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि K1 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी K2 के, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना, ये कंफर्म है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो चुका है मेरे पास, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है, हमारे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शन रह गए C और D। अब इन दोनों में से क्या होगा। नेक्स्ट आपके पास बोल रखा है हमारे पास ये जो टेम्परेचर दे रखा है इंटरफेस पे वो किसके इक्वल है, वो एवरेज ऑफ द टेम्परेचर के इक्वल है, एवरेज ऑफ द टेम्परेचर। और साथ में आपके पास यहाँ पे हमें अज्यूम करना है स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। तो थर्मल सर्किट क्रिएट करो जरा एक बार। यहाँ पर है T1, यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट टेम्परेचर, एवरेज बीच का टेम्परेचर, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर आपके पास है T2। यही बोला हुआ है ना, देखो आप ध्यान से, बिटवीन द 2 मटेरियल आपके पास यहाँ पर क्या है, एवरेज है बेसिकली। तो अब इस केस में अगर हम सॉल्व करें इसे, तब आपके पास देखो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का मतलब है जितनी हीट यहां से एंटर करेगी उतनी हीट यहां से भी फ्लो करेगी। तो दैट मीन्स आपके पास Q को आप लिख सकते हो T1 माइनस T1 दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R1 लेट अस से। इट शुड बी इक्वल टू दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R2। बस रिलेशनशिप आपने लिख चुके हो, ठीक है ना। देखो इसी चीज को मैं इस ढंग से भी लिख सकता हूं, T1 माइनस T2। इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में कितना आपका रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, R1 और R2 प्रेजेंट है सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। यहाँ पर A क्यों कंसिडर करा, क्योंकि यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिमिट सिर्फ इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर लिमिट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा इसलिए, ठीक है। सॉल्व करो आपके पास, आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका आंसर यहाँ पे क्या फ्रेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिमिलर से होंगे, हल्का सा माइन्यूट चेंज आपके पास यहाँ पे होगा, ओके ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। तो मैं फिर से आपको लास्ट टाइम अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके पास अगर आपको कोई भी क्वेरी है गेट के रिगार्डिंग तो आप इंजीनियरिंग करियर पॉइंट पे यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है, जो कि है SCO 134 136
34 सेक्टर में, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप भी अपनी क्वेरीज को लेके आ सकते हो, ठीक है ना। ओके।